मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने की वजह से जूही बेहोश हो गई थी। जब बाद में उसे होश आया तब जूही ने अपने सामने एक मास्क पहने डॉक्टर को पाया। जूही को डॉक्टर को देखकर वियर्ड सा फील हो रहा था, पर जूही ने उस फीलिंग को इग्नोर किया। उसके बाद जैसे ही उस डॉक्टर ने अपने हाथ जूही की ओर बढ़ाए, वैसे ही वार्ड में आशीष आ गया और जूही का हालचाल लेने लगा और उसने जूही को बताया कि ऋषि को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर कुछ देर बाद जूही और आशीष ने नोटिस किया कि वो डॉक्टर वहां से बिना कुछ कहे ही जा चुका था। उसके बाद वहां नैना आ गई और जूही ने उससे कहा कि वो जूही को ऋषि के पास लेकर चले। नैना जूही के लिए व्हीलचेयर लेने चली गई थी। उस वक्त उसने आशीष से कहा कि वो जूही का ख्याल रखे। जूही के करीब आकर आशीष को जूही के लिए कुछ कुछ फील होने लगा था, पर उतने में ही नैना व्हीलचेयर लेकर वहां आ गई थी। उसने आशीष को जूही का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहा। फिर नैना ने जूही को व्हीलचेयर पर बिठाया और उसे ऋषि के प्राइवेट वार्ड में लेकर आ गई। आशीष इस बार आगे आगे नहीं गया। उसने पहले जूही के लिए डोर खोला, फिर वो भी पीछे से चलकर ऋषि के वार्ड में आ गया। 2 दिन में आज पहली बार जूही ने ऋषि को इतने करीब से देखा था, पर उसे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने ही करवट ले ली है। नैना जूही को ऋषि के बेड के करीब लेकर गई। जूही ने ऋषि को देखा और उसकी आंखों ने पानी छलक दिया। जूही ने ऋषि के पेल चेहरे को देखकर मन ही मन खुद से कहा, ऋषि, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। फिर आज मानती हूं कि इस बार मेरी गलती थी, मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, राहुल से यूं नहीं मिलने जाना चाहिए था। ऋषि, तुम मुझे जो सजा देना चाहो वो दे सकते हो, बस प्लीज अपनी आंखें खोल दो। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, प्लीज ऋषि। जूही ने फिर ऋषि को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर ऋषि के सारे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। जूही को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऋषि के लिए क्या करे। जूही ने खुद से कहा, मैं क्या ही कर सकती हूँ। अगर मैंने उस दिन बेवकूफ़ी ना की होती तो आज मेरा ऋषि मेरे साथ होता। मैं आज भी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे रिया का वो खौफनाक चेहरा नजर आता है, जब वो बेरहमी से उन गुंडों से ऋषि को मारने के लिए और मेरी इज्जत लूटने के लिए कह रही थी। ऋषि ने मेरे लिए उन हैवानों का हर वार सहा, पर मुझ पर एक आंच भी नहीं आने दी। क्यों ऋषि, क्यों तुम मेरी इतनी परवाह करते हो? काश आज तुम्हारी जगह यहाँ मैं होती। जूही को रोता देख आशीष उसके पास आ गया और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, भाभी। पर आशीष को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो जूही को किस तरह से संभाले। जूही समझती थी कि आशीष उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर चाह कर भी वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। तो जूही ने बस आशीष की तरफ देखकर फोर्सफुली स्माइल कर दिया। आशीष सिंघानिया कॉरपोरेशन चाहता था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो जूही और ऋषि को नुकसान पहुंचाना चाहता था या उन्हें प्रॉब्लम में देखना चाहता था। इसीलिए आशीष ने जूही से कहा, भाभी, आप अपने आप को संभालिए। अगर आप ऐसे रोती रहेंगी तो आप और भी बीमार पड़ जाएंगी। फिर जब ऋषि भाई को होश आएगा तो आप उनका ख्याल कैसे रख पाएंगी? आशीष की बात सुनकर जूही ने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की। वो मन ही मन खुद से कहने लगी, डॉक्टर ने कहा था कि ऋषि के होश में आने का बेस्ट टाइम अभी है। अगर ऋषि को इस वीक के अंदर अंदर होश आ गया तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ऋषि अच्छे से रिकवर कर जाएगा। पर अगर उसे इस वीक में भी होश नहीं आया तो नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी। ऋषि को होश आएगा, उसे होश में आना ही होगा। फिर जूही ने अपने आंसू पोंछे और उसने अपना सिर हिलाकर आशीष से कह दिया, ओके। जूही खुद को समझा रही थी कि ये इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर्स और बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। वो सब ऋषि का पूरा ख्याल रख रहे हैं, ऋषि को होश में आना ही होगा। हाँ। तभी जूही के दिमाग में ख्याल आया और उसे रचित की याद आ गई। वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगी, रचित, हाँ रचित, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरे केस में जब बाकी डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था तब रचित ने ही सही फैसला लिया था और मुझे ट्रीट किया था। अभी शायद वो वापस से ऋषि के केस में कोई मिरेकल कर दिखाए और मेरा ऋषि मेरे पास वापस आ जाए। इतना सोचकर जूही ने नैना से कहा, नैना,
प्लीज मुझे बाहर ले चलो, मुझे कॉल करना है। जूही के इतना कहने पर नैना उसे बाहर ले आई। अब हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में सिर्फ ऋषि और आशीष थे। ऋषि को यूं बेड पर आंख बंद किए लेटे देख आशीष को उनके बचपन के वो दिन याद आ गए जब कोई दिखावा, कोई साजिश उनके बीच नहीं थी। आशीष ऋषि को देखकर कहने लगा, ऋषि भाई, आपको याद है जब आप और मैं करीब हुआ करते थे? हम बचपन में दादाजी के करीब थे और एक दूसरे के भी। हम साथ में खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे। मुझे आज भी याद है कि बचपन में मैं बहुत बीमार पड़ता था और इसी वजह से मैं बाकियों से कमज़ोर भी था। कई बार तो बाकी बच्चे इसी वजह से मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे और आप आकर मुझे हर बार बचा लिया करते थे। आप छोटे में मेरे हीरो थे, पर फिर आप बदल गए, या मैं कहूँ वक्त ही बदल गया। ताई जी की डेथ के बाद आप गुस्सा रहने लगे, बात बात पर चिल्लाने लगे। तब मॉम ने मुझे बताया था कि ताई जी ने आपके सामने कूद कर जान दे दी थी। तब मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा था और मैंने सोच लिया था कि अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको कंपनी दूंगा। पर आप तो हर बीतते दिन के साथ और भी बदलते जा रहे थे और हमारे बीच की दीवार कब खाई में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर हम दोनों बड़े हो गए और फिर क्या, बस कंपनी, बिजनेस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉपर्टी, सिर्फ यही रह गया हमारे बीच। मुझे तो लगता था कि मैं उस बीते बचपन को कहीं भूल चुका हूं, पर आज आपको यूं लेटा देख पता नहीं क्यों वो सब याद आ गया। भाई का भी सोचता हूं तो लगता है वो बचपन कितना खूबसूरत था, जहां सब कुछ कितना सिंपल हुआ करता था। फिर एक गहरी सांस लेकर आशीष ने कहा, पर कुछ चीजें सिर्फ अतीत के पन्नों में पढ़ी जा सकती है, उन्हें दोहराया नहीं जा सकता। शायद हमारा रिश्ता भी वैसा ही है। हम पहले की तरह अब कभी एक टीम नहीं हो सकते। आज हम ऑपोजिट साइड्स पर खड़े हैं, जहां हम मौका मिलने पर एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे पर वार करेंगे। आशीष इतना सब कुछ कहने के बाद थोड़ा रुक गया। उसे लग रहा था कि ऋषि अभी उठकर बैठ जाएगा और उस पर गुस्सा करने लगेगा, पर आशीष के चुप होने के बाद वार्ड में सिर्फ सन्नाटा था। आशीष ने इस पर साय किया और फिर अपना सिर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। उसने एक आखिरी बार ऋषि की ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, अब आप ऐसे यहाँ इस हालत में हो, मुझे डांट भी नहीं रहे, मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर रहे। इट्स बोरिंग। इतना कहकर आशीष वहां से जाने लगा, पर फिर कुछ सोचकर वो पीछे मुड़ा। उसने ऋषि की ओर देखकर कहा, ऋषि भाई, आपको उठना होगा, वरना मैं किसी भी तरह सिंघानिया कॉर्पोरेशन के शेयर्स अपने नाम करवा लूंगा और आप फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी बात कहने के बाद आशीष को खुद पर ही हंसी आ गई। वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगा, क्या यार, यहाँ खड़े होकर मैं खुद से ही बातें कर रहा हूं। फिर आशीष अपना सिर हिलाकर वार्ड से बाहर चला गया। आशीष शायद खुद भी नहीं जानता था, पर उसमें आज भी कहीं ना कहीं ऋषि का छोटा भाई था जो अपने बड़े भाई का साथ चाहता था। आशीष चाहे जितनी बातें कर ले, प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, पर वो कभी भी ऋषि को इस हालत में नहीं देखना चाहता था। वार्ड से बाहर आकर आशीष ने देखा कि जूही अब भी फोन पर ही बात कर रही थी और आशीष जूही को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने नैना से ही हाथ हिलाकर कह दिया, नैना, मैं जा रहा हूं, तुम ऋषि भाई और भाभी का ख्याल रखना। नैना ने आशीष की इस बात पर अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद आशीष हॉस्पिटल से चला गया और नैना वापस से जूही के पास चली आई। जूही ने रचित को कॉल किया था, वो उससे ऋषि के बारे में बात करना चाहती थी, पर जैसे ही जूही ने हॉस्पिटल शब्द बोला वैसे ही रचित हाइपर हो गया। रचित बिना जूही की पूरी बात सुने ऋषि को बुरा भला कहने लगा। वो कह रहा था, फिर से हॉस्पिटल? जूही, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? जूही ने रचित को शांत कराने की कोशिश की। वो उससे कह रही थी, रचित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर रचित कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो सीधे ऋषि को ब्लेम करने लगा। उसने कहा, जूही, ऋषि किस तरह का आदमी है? उसके होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखता? बचपन में तो तुम्हें कभी कुछ नहीं होता था, पर अब देखो, जब से तुम्हारे ऋषि से शादी हुई है तब से तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हुआ ही जा रहा है। ऐसे ऋषि। जूही बहुत देर से रचित को आराम से बात बताने की कोशिश कर रही थी, उसे समझा रही थी,
पर रचित था कि अपने आगे वो जूही की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और आखिर में जब रचित ने ऋषि के बारे में गलत कहा तब तो जूही से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जूही ने फिर थोड़ा जोर से रचित की बात को बीच में ही काट कर कहा, रचित, क्या तुम अपनी ओपिनियन बनाने से पहले प्लीज मेरी बात सुन सकते हो? जूही ने आज से पहले कभी भी रचित से इस टोन में बात नहीं की थी, इसीलिए रचित एकदम से चुप हो गया। तब फिर जूही ने एक गहरी सांस लेकर रचित से कहा, रचित, ऋषि वो कोमा में चला गया है और डॉक्टर्स तो। जूही अपनी बात कहते हुए ही बीच में रुक गई और रोने लगी। रचित भी जूही की बात सुनकर शॉक्ड था, इसीलिए कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। बस फोन में जूही के रोने की आवाज आ रही थी। फिर रचित अपने शौक से बाहर आया और उसने जूही से एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू किया। जूही, ये तुम क्या कह रही हो? ऋषि ऋषि कोमा में चला गया है? कैसे, कब? पर न्यूज़ में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रचित मन ही मन सोच रहा था, ऋषि कैसे कोमा में जा सकता है? जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था तब तो वो अच्छा खासा फिट था, अब अचानक ये सब कैसे? तब जूही ने रोते हुए रचित को बताया, वो ऋषि की आइडेंटिटी स्पेशल है ना, तो उसके एक्सीडेंट को सीक्रेट ही रखा गया है, वरना कंपनी पर उसका असर पड़ सकता है। जूही को रोता सुन रचित उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था, जूही मत रो, प्लीज चुप हो जाओ, मुझे पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? रचित के कहने पर जूही खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वो खुद से कह रही थी, जूही चुप हो जा, तू रोने के अलावा कुछ कर भी सकती है या नहीं? खुद को संभाल, हिम्मत रख, तुझे ऋषि के लिए स्ट्रांग बनना होगा। ये सब सोचकर जूही ने ऋषि को संभालने की कोशिश की और उसने अपने आंसू पोंछे। फिर उसने रचित को सारी बात बतानी शुरू की। क्या रचित जूही की मदद कर पाएगा, या रचित ऋषि की बेहोशी का फायदा उठाकर जूही के करीब जाने की कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। विल पावर किसी की देख को ऋषि को देखकर उनके बचपन के दिन याद आ गए थे, जब दोनों करीब हुआ करते थे और आशीष ऋषि को अपना हीरो मानता था। जूही ऋषि को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी, इसलिए उसने रचित को कॉल लगा लिया था। उसे उम्मीद थी कि जैसे रचित ने उसका ट्रीटमेंट किया था वैसे ही वो ऋषि को भी ठीक कर देगा। रचित ने जूही से खुद को संभालने के लिए कहा और उससे पूरी बात पूछी। तब जूही ने रोते हुए ही रचित को बताया कि सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने अपनी बेवकूफी में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जूही की इन आधी अधूरी बातों से रचित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने जूही से वापस से कहा, जूही प्लीज शांत हो जाओ और आराम से मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? इस पर जूही ने किसी तरह से खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने रचित को बताया, मैं किडनैप हो गई थी और ऋषि ने आकर मुझे तो बचा लिया, पर ऋषि, वो, उसे उन गुंडों ने बहुत मारा। अब ऋषि। इतना कहकर जूही की आंखों में फिर से आंसू छलक आए, पर इस बार जूही ने खुद ही संभाला और वो रचित से बोली, रचित, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं ऋषि को नहीं खो सकती। तुमने जैसे मुझे बचाया था वैसे तुम प्लीज कुछ भी करके ऋषि को भी बचा लो, प्लीज रचित, प्लीज। जूही को इतना रोते हुए सुनकर रचित भी उसकी हेल्प करना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रचित ने जूही से कहा, जूही प्लीज चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, न्यूरो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं रचित की इतनी बात सुनते ही जूही वापस से रचित से रिक्वेस्ट करने लगी, रचित प्लीज कुछ भी करो पर मेरे ऋषि को ठीक कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे अलावा किससे कहूँ, किससे हेल्प मांगू। प्लीज रचित, तुम बस ऋषि को ठीक कर दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, प्लीज रचित। जूही की बात सुनकर रचित ने गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचकर उसने जूही से कहा, जूही देखो, मैं तो पर्सनली इस मैटर में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अपनी कलीग से बात करूंगा और ऋषि का केस उनके साथ डिस्कस भी करूंगा। मैं हर वो चीज करूंगा जो पॉसिबल है। तुम बस प्लीज रो मत।
रचित खुद एक डॉक्टर था। उसे पता था कि वो जूही से ये नहीं कह सकता था कि ऋषि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स कभी पेशेंट को उनकी रिकवरी के लिए प्रॉमिस नहीं करते। भले ही रचित ने जूही से कोई वादा ना किया हो, पर जूही के लिए रचित का बस इतना ही कहना कि वो ऋषि को ठीक करने की अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश करेगा बहुत था। क्योंकि जहां जूही हर बीतते दिन के साथ खुद को और भी हेल्पलेस महसूस कर रही थी, वहीं रचित की एक कोशिश भी उसके लिए किसी होप से कम नहीं थी। तो जूही ने रचित से रोते हुए ग्रेटफुली कहा, थैंक यू रचित, थैंक यू। फोन काटने से पहले रचित ने जूही से कहा, जूही, ऋषि को बचाने के लिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट प्लीज तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके? जूही ने रचित की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और उससे कहा, ओके। इसके बाद दोनों ने फोन रख दिया। जूही से बात करने के बाद रचित का मूड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो मन ही मन खुद से कह रहा था, जूही और ऋषि का रिश्ता बहुत खास है। ऋषि जैसे इंसान ने जूही के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। दोनों में प्यार तो है, पर क्या जूही ऋषि की लाइफस्टाइल के लिए बनी है? क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है? ऋषि की लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या जूही उसमें कभी भी ढल पाएगी? ये सब सोचकर रचित ने गहरी सांस ली और फिर उसने अपना सिर हिलाकर कहा, खैर, वो सब जूही का फैसला होगा। मैं तो सिर्फ अभी जूही की खुशी के लिए ऋषि की हेल्प करने का ट्राई कर सकता हूँ। इतना सोचकर रचित अपने कलीग्स के पास ऋषि का केस डिस्कस करने चला गया। दूसरी तरफ जूही के चेहरे पर अब भी चिंता के बादल छाए हुए थे। उसकी आंखें नम थी, पर जूही ने अपने आंसू पोंछे। वो मन ही मन खुद से कह रही थी, शांत हो जा जूही, अब तुझे ऋषि को कंपनी देनी है, हर पल उसके साथ रहना है। तो रो नहीं सकती। तुझे पता है ना कि ऋषि को तेरा रोना धोना पसंद नहीं। तू अब ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगी जो ऋषि को पसंद नहीं। आंसू पोंछकर जूही ने नैना से कहा, नैना प्लीज मुझे ऋषि के पास ले चलो। नैना ने अपना सिर हिलाकर हाँ कर दिया और वो जूही की व्हील चेयर को पुश करके उसे ऋषि के वार्ड में ले जाने लगी। नैना ने अभी अभी जूही का रचित के साथ होने वाली कॉन्वर्सेशन कुछ कुछ सुन लिया था, तो उसे अंदाजा था कि जूही रचित से क्या चाहती थी। पर नैना को जूही की ये कोशिश बेफिजूल लग रही थी। नैना मन ही मन सोच रही थी, मैं जानती हूँ कि जूही मैम चाहती है कि ऋषि सर जल्द से जल्द होश में आ जाए, पर मुझे नहीं लगता इसके लिए उन्हें डॉक्टर रचित को कॉल करने की कोई ज़रूरत थी। यहाँ पर ऋषि सर के पास बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल है, यहाँ उनका बेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। अब ऋषि सर को किसी नए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ उनकी विल पावर पर डिपेंड है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऋषि सर जैसी विल पावर किसी की देखी है। उन्होंने जब शुरुआत में कंपनी संभाली थी, तब न जाने उन्हें कितने ही कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स के वार झेलने पड़े थे, पर सर बिल्कुल नहीं रुके, जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उन सबसे जीत कर आज सर ने अपना ये मुकाम हासिल किया है। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। नैना ने फिर जूही से धीमे से कहा, मैम आप हिम्मत मत हारिए, ऋषि सर जरूर ठीक होंगे। नैना की बात पर जूही ने ऋषि की ओर देखकर कहा, आई नो ऋषि ठीक होगा, वो जरूर ठीक होगा, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। इतना नैना से कहने के बाद जूही ने मन ही मन खुद से कहा, पर ये इंतजार और गिल्ट मुझे अंदर से खाए जा रहा है। मैं इसका क्या करूं? मुझसे यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठा भी तो नहीं जा रहा। खाली बैठी हूं तो मुझे ऋषि का खून से लथपथ चेहरा नजर आता है। इसके बाद जूही ने नैना से कहा, नैना अब तुम बाहर जा सकती हो, मैं अब यही ऋषि के पास बैठूंगी। जूही की इस बात पर नैना ने अपना सिर हिलाकर कह दिया, ओके मैम, मैं बाहर ही हूँ, आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। इस पर जूही ने नैना से कहा, थैंक यू नैना। इसके बाद नैना वार्ड से बाहर चली गई। अब वार्ड में सिर्फ जूही और ऋषि थे। जूही ऋषि के करीब गई और उसको ध्यान से देखने लगी। ऋषि की हालत देखकर जूही की आंखें नम हो गई, पर फिर भी उसने अपनी आंखों से एक आंसू भी टपकने नहीं दिया। जूही ने अपने कांपते हाथों से ऋषि के हाथ को थाम लिया और उससे कहने लगी, ऋषि उठ जाओ ना, अब देखो कितना टाइम हो गया है, मैं तुम्हारे बिना खुद को बहुत अकेला फील कर रही हूँ। प्लीज ऋषि, अब बहुत आराम कर लिया तुमने, अब उठ भी जाओ, सबको यहाँ तुम्हारी जरूरत है।
कंपनी को, इशिका सिंघानिया को और मुझे भी। ऋषि, आई मिस यू। पर जूही को अपनी बात के जवाब में बस एक गहरी खामोशी मिली। तब जूही ने ऋषि की ओर देखकर खुद से कहा, ऋषि, पहले जब मैं तुम्हारे ये हाथ थामती थी तो इनकी गर्मी से मेरा जहान रोशन हो जाता था, पर यह बात मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं। तुम हमेशा हर मौके पर मेरा हाथ थाम लिया करते थे, पर मैं ही शर्मा कर अपना हाथ तुम्हारे हाथों से खींच लिया करती थी। पर आज जब तुम ऐसा नहीं कर रहे तो मुझे तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज याद आ रही है। काश मैंने उन पलों को तुम्हारे साथ खुल कर जिया होता। पर कोई बात नहीं, तुम बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ तो हम साथ में और भी खूबसूरत मोमेंट्स क्रिएट करेंगे, आई प्रॉमिस। और इस बार तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहकर जूही ने ऋषि के हाथों को चूम लिया और भगवान से ऋषि के ठीक होने के लिए प्रे करने लगी। और इतने में जूही की आंखों से एक आंसू टपक कर ऋषि के हाथ पर जा गिरा। हाउ डेयर यू! तभी इशिका सिंघानिया ने पीछे से जूही पर चिल्लाया। इशिका सिंघानिया की आवाज सुनकर जूही चौंक गई और अपनी व्हील चेयर घुमाकर पीछे मुड़ी। जूही ने पीछे मुड़कर देखा कि इशिका सिंघानिया गुस्से से उसे ही घूर रही है और उनके साथ मिसेस चंद्रा और बॉडीगार्ड्स भी थे। नैना और विनय भी हांफते हुए दरवाजे पर ही थे। जूही को देखकर नैना ने घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, बट मिसेस सिंघानिया इतनी जल्दी में आई कि मुझे आपको कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। जूही ने नैना की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया और उससे बोली, इट्स ओके। फिर जूही ने इशिका सिंघानिया की ओर देखकर उनसे धीमे से कहा, मिसेस सिंघानिया आप। जूही इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही इशिका सिंघानिया ने उसकी बात काट दी और उससे चिल्लाकर बोली, हाउ डेयर यू! तुम्हें यहां अंदर आने किसने दिया? जूही ने इशिका सिंघानिया की ओर ध्यान से देखा। वो हमेशा की तरह आज सुंदर सी ड्रेस पहने सजी धजी हुई नहीं थी, बल्कि प्रोफेशनल अटायर में थी। जूही ने अब तक इशिका सिंघानिया से कुछ भी नहीं कहा था और फिर भी सिर्फ जूही की प्रेजेंस से ही इशिका सिंघानिया का गुस्सा आसमान छू रहा था। उन्हें अब जूही के वजूद से ही नफरत हो गई थी। इशिका सिंघानिया को जूही के साथ ऐसे बिहेव करता देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि उनकी नजरों में जूही ऋषि की वाइफ थी और इशिका सिंघानिया की जो भी पोजीशन हो, उनका जूही पर चिल्लाने का, यूं उससे बात करने का कोई हक नहीं बनता था। पर जूही ने इशिका सिंघानिया के इतना चीखने चिल्लाने के बाद भी कुछ नहीं कहा। वो उनके साथ हम्बल ही रही। जूही ने इशिका सिंघानिया से कहा, मिसेस सिंघानिया प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं यहाँ सिर्फ ऋषि को देखने आई थी। जूही मन ही मन सोच रही थी, इशिका सिंघानिया मुझसे बड़ी है, मुझे उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए। वो ऋषि की स्टेप मदर भी है। इस वक्त उन्होंने ही सिंघानिया कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। सबसे बड़ी बात ये ऋषि की फिक्र करती है और इसी वजह से मुझसे नाराज है। आज जो ऋषि की हालत है वो सिर्फ मेरी वजह से है, तो अगर मुझे इशिका सिंघानिया की नफरत और गुस्सा भी झेलना पड़े तो भी कोई बात नहीं, बस ऋषि ठीक हो जाए। जूही के इतना कहने पर इशिका सिंघानिया फिर से चिल्लाकर बोली, तुम ऋषि के लिए सिर्फ एक मुसीबत हो। इसके बाद इशिका सिंघानिया ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, गेट आउट। इशिका सिंघानिया के इस रवैये को देखते हुए जूही ने मन ही मन खुद से कहा, वैसे तो शांति बनाए रखने के लिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा, पर मैं अभी या कभी भी ऋषि को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। तो इशिका सिंघानिया के कहने के बाद भी जूही अपनी जगह से नहीं हिली। वो सीधे इशिका सिंघानिया की आंखों में देख रही थी। जूही को यूं देखकर इशिका सिंघानिया की चिढ़ और भी बढ़ गई। उन्होंने जूही को देखकर कहा, क्या अब तुम्हें मेरी बात भी सुनाई नहीं देती? कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? जब जूही अब भी अपनी जगह से नहीं हिली तब इशिका सिंघानिया ने आगे बढ़कर जूही से कहा, जूही तुम ऋषि को और कितनी सजा देना चाहती हो? उसकी इस हालत के बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा? क्या तुम उसकी जान लेकर ही मानोगी? इस पर इशिका सिंघानिया ने जूही पर उस जगह वार किया जहां जूही को सबसे ज्यादा दुखता था। तो अब जूही की इशिका सिंघानिया के सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं हुई और उसने सिर झुकाकर कह दिया, मिसेस सिंघानिया आई एम सॉरी, मैं यहां से चली जाऊंगी। इतना कहकर जूही ने अपनी व्हील चेयर बढ़ाई ही थी कि ऋषि की जिस उंगली पर जूही का आंसू टपका था
वो उंगली हिली। क्या ये ऋषि के होश में आने का इशारा है? होश में आते ही क्या ऋषि जूही का साथ देगा या खुद ही जूही के झूठ को लेकर उससे नाराज हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जूही वार्ड में आई थी, पर तभी इशिका सिंघानिया भी वहां पहुंच गई और उन्होंने जूही पर बहुत चीखा, उसे बहुत बुरा भला कहा और जूही को ऋषि की हालत का जिम्मेदार भी ठहराया। इशिका सिंघानिया के चिल्लाने पर जूही ने उनसे माफी मांगी और वो ऋषि के वार्ड से जाने लगी। तभी ऋषि की उंगलियों में मूवमेंट हुई, पर इस वक्त सभी का ध्यान सिर्फ इशिका सिंघानिया और जूही पर था, तो वो ऋषि के इस मूवमेंट को देख नहीं पाए और अगले ही पल ऋषि वापस से शांत हो गया, जैसे अभी अभी हुआ मूवमेंट सिर्फ आंखों का एक धोखा हो। इशिका सिंघानिया की बातें सुनकर जूही वापस से खुद को ब्लेम करने लगी। जूही ने अभी जैसे तैसे खुद को संभाला था, पर इशिका सिंघानिया के एक इल्जाम ने उसे वापस से गिल्ट के गड्ढे में ढकेल दिया। जूही किसी तरह अपनी व्हील चेयर को खींचते हुए वार्ड से निकलने की कोशिश करने लगी। जूही मन ही मन खुद से कह रही थी, हाँ, सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से आज ऋषि की ये हालत है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और जिन आंसुओं को जूही ने अब तक बड़ी हिम्मत से रोक रखा था, वो उसकी आंखों से लुढ़क आए। फिर क्या था, जूही की हिम्मत के बांध के टूटने के साथ ही उसके आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जूही बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर को खींच पा रही थी। जूही की इस हालत को देखकर नैना और विनय उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, पर इशिका सिंघानिया ने उन्हें रोक दिया। वो उनसे गुस्से में बोली, स्टॉप, ये यहाँ आ सकती है, मेरे ऋषि को हर्ट कर सकती है, तो क्या खुद से बाहर नहीं जा सकती? इशिका सिंघानिया की बात सुनकर जूही ने विनय और नैना को देखकर अपना सिर ना में हिला दिया और रोती ही आवाज में ही उसने कहा, थैंक यू, पर मैं खुद कर लूंगी। इस पर इशिका सिंघानिया ने कहा, देखा, शी कैन मैनेज हरसेल्फ, बेकार में दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाया करो। जूही और इशिका सिंघानिया की बातें सुनकर विनय और नैना के बढ़ते हुए कदम जम गए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। जूही फिर किसी तरह रोते हिम्मत जुटाते हुए वार्ड के दरवाजे तक पहुंचे गई। वो कमजोर थी, पूरी तरह से अभी तक ठीक नहीं हुई थी। ऐसे में वापस से इशिका सिंघानिया की बातों ने उसके मेंटल बैरियर को तोड़ दिया था और जूही की बड़ी मुश्किल से जुटाई हुई हिम्मत खत्म हो गई थी। वो फिजिकली तो वीक थी ही, अब मेंटली भी एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। जब तक जूही दरवाजे तक पहुंची, वो बुरी तरह हांफने लगी थी। अब नैना ने ना इशिका सिंघानिया का खौफ खाया और ना ही जूही की बात मानी। नैना आगे बढ़ी और उसने जूही की व्हील चेयर को थाम लिया। फिर नैना ने जूही से धीमे से पूछा, मैम, आप कहीं अनवेल फील कर रहे हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? चलिए, मैं आपको आपके वार्ड में। नैना जूही से ये सब कह रही थी कि तभी इशिका सिंघानिया ने तेज आवाज में नैना को रोकते हुए कहा, नैना, रुको वहीं पर। इशिका सिंघानिया जूही का सफेद पड़ रहा चेहरा देखकर बहुत खुश थी। फिर इशिका सिंघानिया ने नैना से कहा, नैना, जूही को खुद से जाने दो, इस वक्त कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। विनय के साथ तुम कंपनी जाओ और वहां का काम संभालो जिसकी तुम्हें सैलरी मिलती है। इशिका सिंघानिया की इस बात को सुनकर नैना ने विनय की ओर देखा। तब विनय ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिला दिया। हालांकि ऊपर से देखने पर लगता था कि सिंघानिया कॉर्पोरेशन अब भी सही चल रही है, पर अंदर ही अंदर उसमें ऋषि के एब्सेंस का बहुत बुरा असर पड़ा था और ऐसे वक्त में कंपनी को जितनी हेल्प मिल सके उतना बेहतर था। और नैना कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय में से एक थी, तो कंपनी को उसकी इस वक्त बहुत जरूरत थी। नैना ये सब समझती थी, पर फिर उसे जूही की भी तो फिक्र थी। इसीलिए नैना ने इशिका सिंघानिया से पूछा, फिर जूही मैम का ध्यान कौन रखेगा? इस पर इशिका सिंघानिया ने सरकास्टिकली कहा, क्यों, ये अपना ख्याल खुद रखेगी तो मर जाएगी क्या? इशिका सिंघानिया की इतनी कड़वी बातें सुनकर अब विनय से चुप नहीं रहा गया। विनय ने आगे आकर इशिका सिंघानिया से कहा, मिसेस सिंघानिया, आपको नहीं लगता कि आपको ऋषि सर की वाइफ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए? और इससे पहले कि इशिका सिंघानिया इसके जवाब में कुछ कह पाती, विनय ने वापस से इशिका सिंघानिया को याद दिलाते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, आपने खुद ऋषि सर से प्रॉमिस किया था कि आप जूही मैम का ध्यान रखेंगी, और अगर अब ऋषि सर उठकर देखेंगे कि आपने अपना वादा नहीं निभाया तो वो आपसे कितना डिसअपॉइंट होंगे। इस बारे में कभी सोचा है आपने?
विनय की इस बात को सुनकर ऋषिका सिंघानिया ने अपना मुंह बंद कर लिया। उन्हें अपने गुस्से को पीना पड़ गया, क्योंकि विनय के इस सवाल में ऋषिका सिंघानिया के लिए एक वार्निंग के साथ साथ एक रिमाइंडर भी था कि वो जूही को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऋषिका सिंघानिया ने विनय की बात सुनकर खुद से कहा, हाँ, मैं इस चुड़ैल जूही से अपनी नफरत यूं सबके सामने जाहिर नहीं कर सकती। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि ऋषि के चमचे विनय और नैना यही है, मुझ पर हर वक्त नजर गढ़ा कर बैठे हैं। अब मुझे जो भी करना है वो मुझे चुपचाप शांति से करना होगा, ताकि किसी को मेरे इरादों की भनक भी ना लग सके। इस जूही की बच्ची को तो मैं खत्म करके रहूंगी। और मिसेस चंद्रा ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, तो क्या हुआ अगर आज भेजा हुआ हमारा आदमी जूही को खत्म करने में नाकामयाब रहा, पर कल जूही नहीं बचेगी। ये सब सोचकर ऋषिका सिंघानिया ने विनय से कहा, ठीक है, तुम जाओ और जूही के लिए एक नर्स अरेंज कर दो। ऋषिका सिंघानिया मन ही मन सोच रही थी, इस जूही को तो मुझे खत्म करना ही है, पर अगर मैंने सीधे इस पर हमला किया तो ऋषि को मुझ पर शक हो सकता है। इसीलिए यही ठीक रहेगा कि विनय जूही के लिए एक नर्स अरेंज करे और मैं पीछे से चुपके से अपने आदमियों को काम पर लगा दूं और वो इस जूही का काम तमाम कर दे, तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऋषिका सिंघानिया की बातों से कहाँ उनके इरादों का पता लगता था, तो ऋषिका सिंघानिया की बात सुनकर विनय को उन पर जरा भी शक नहीं हुआ। उसने तो उल्टा चैन की सांस ली। विनय मन ही मन सोच रहा था, चलो थैंक गॉड मिसेस सिंघानिया शांत तो हुई। इसके बाद नैना ने थोड़ा घबराते हुए ऋषिका सिंघानिया की ओर देखा और उनसे ध्यान से पूछा, अभी तो नर्स आई नहीं है, तो क्यों ना मैं ही जूही मैम को उनके वार्ड तक छोड़ाऊं। इस बार ऋषिका सिंघानिया ने नैना को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर कह दिया, हाँ हाँ जाओ। फिर नैना ने मन ही मन खुद से कहा, चलो मैं जूही मैम को जल्दी से यहाँ से लेकर चलती हूँ, इससे पहले कि मिसेस सिंघानिया वापस से भड़क जाए। नैना ने ये सोचने के साथ ही जूही की व्हीलचेयर को पुश किया और उसे वार्ड से बाहर ले जाने लगी। वार्ड से जाने से पहले जूही ने नम आंखों से ही ऋषि की ओर आखिरी बार पलट कर देखा। कॉरिडोर में नैना ने जूही का मायूस चेहरा देखा तो उसे समझाते हुए कहने लगी, मैम आप मिसेस सिंघानिया की बातों को बिल्कुल भी दिल पर मत लीजिएगा। वो ऋषि सर को लेकर परेशान है ना, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा ही बोल गई। फिर कुछ रुककर नैना ने कहा, और कंपनी भी अभी वो ही संभाल रही है ना, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो सभी के ऊपर अभी गुस्सा कर रही हैं। आप उनकी या किसी और की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ अपने ठीक होने पर फोकस करिएगा, क्योंकि जब ऋषि सर को होश आएगा तो वो आपको हेल्दी देखना पसंद करेंगे, है ना। जूही जानती थी कि नैना उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी और उसे इस बात की बहुत वैल्यू भी थी, इसीलिए जूही ने अपना सिर हाँ में हिलाकर नैना से कहा, हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी। फिर नैना ने जूही को एक के बाद एक सलाह देनी शुरू कर दी। वो बोली, मैम मुझे अब जल्दी सिंघानिया कॉर्पोरेशन जाना पड़ेगा, तो मैं हर वक्त आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाही करें। आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा, टाइम पर मेडिसिन और इंजेक्शंस लेने होंगे। और नैना की बातें सुनकर जूही के चेहरे पर एक सैड स्माइल आ गई। उसे सुकून था कि किसी को उसकी सच में परवाह है, पर साथ ही साथ वो अब तक ऋषिका सिंघानिया की बातें भूल नहीं पाई थी। तो जूही ने नैना से कहा, नैना मैं ध्यान रखूंगी। इस पर नैना ने थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहा, वेल मैम मुझे लगता है कि नर्स आपका मुझसे ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने आज दोपहर को गड़बड़ कर दी थी ना, मैं आपको अकेले वार्ड में छोड़कर चली गई थी। इस पर जूही ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं नैना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने इन दिनों मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, सो थैंक यू वेरी मच। तब नैना ने अपना हाथ हिलाकर जूही से कहा, नहीं मैम इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप ऋषि सर की वाइफ है, आपका ख्याल रखना तो मेरी ड्यूटी है। जूही से इतना कहकर नैना ने मन ही मन सोचा, मैं बहुत सालों से ऋषि सर के लिए काम कर रही हूँ, उनको लेकर बहुत से रूमर्स है, जैसे कि जिस लड़की के साथ वो होते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सर का लड़कियों के साथ होना उनके लिए कर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इस चीज के बाद भी लड़कियों की चाहत उनके लिए कम नहीं हुई। शायद वो स्टेटस और पैसों का कमाल था, पर उनमें से एक भी लड़की जूही मैम जितनी खास नहीं थी, इवन नेहा मैम भी नहीं। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उनमें से
जूही मैम सबसे अलग है, प्योर है। मुझे जूही मैम का दिल बहुत साफ लगता है। हाँ, मानती हूँ कि वो परफेक्ट नहीं है, वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है, पर जहाँ आज की दुनिया में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए साजिश करते हैं, वहाँ मैम हर किसी में अच्छाई ढूंढती है। ये क्वालिटी आज के लोगों में ख़त्म होती जा रही है। दुनिया मतलबी और दिखावटी होती जा रही है। ऐसे में जूही मैम बहुत ही रेयर और प्रीशियस है। ऋषि सर बहुत लकी है, और जूही मैम भी। जो जूही मैम को ऋषि सर जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला, जो उनकी इतनी केयर करता है। जूही मैम के आने के बाद ऋषि सर रोबोट से एक इंसान बन गए हैं, जिनमें इमोशंस हैं, जो काम के अलावा भी किसी की परवाह करता है। शायद टाइम के साथ सर मैम को भी दुनियादारी सिखा दे। ये दोनों एक दूसरे का बेस्ट वर्जन सामने लाते हैं। दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। नैना अपने मन में ये सब सोच रही थी कि तभी जूही ने उससे कहा, जो भी हो, पर थैंक यू तो बनता है। तुम्हें इन दिनों मेरी वजह से बहुत मुश्किल हुई ना। जूही की ये बात सुनकर नैना ने जल्दी से अपना हाथ हिलाकर कहा, नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक दोनों जूही के वार्ड में पहुंच गए थे। फिर नैना ने जूही को उसके बेड पर लेटने में हेल्प की और उससे कहने लगी, मैम, मैं अब सिंघानिया कॉर्पोरेशन जा रही हूँ। नर्स जल्दी यहाँ आ जाएगी। वो वैसे तो आपका पूरा ध्यान रखेगी, पर अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे तुरंत कॉल कर लीजिएगा। नैना के इतना कहने पर जूही ने हल्के से मुस्कुराकर नैना को थैंक यू कहा। क्या इशिका सिंघानिया इस बार जूही को खत्म करने में कामयाब हो पाएंगी? क्या ये अंत है ऋषि और जूही की रिस्क वाली लव स्टोरी का? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। इशिका सिंघानिया के कहने पर विनय ने जूही के लिए एक पर्सनल नर्स अरेंज की थी। इशिका सिंघानिया के चिल्लाने के बाद नैना जूही को लेकर उसके वार्ड में आ गई थी। इशिका सिंघानिया ने मन ही मन फैसला लिया था कि वो किसी भी हाल में जूही को खत्म करके रहेंगी। नैना के वार्ड से जाने के बाद जूही ने बहुत कोशिश की कि वो भी आंख बंद कर ले, आराम कर ले, थोड़ा सो ले, पर वो जितनी बार भी अपनी आंखें बंद करती, उसे ऋषि किसी काली अंधेरी गुफा में खुद से दूर जाता हुआ नजर आता, और जूही ऋषि को खोने के डर से चौंक कर उठ जाती। इसीलिए कमजोरी के कारण जूही को थकान तो महसूस हो रही थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जूही के दिमाग में वापस से ऋषि का ही ख्याल था, या कह लो कि ऋषि कभी उसके जहन से गया ही नहीं। तभी जूही का फोन बजा। अपने फोन पर रचित का नाम फ्लैश होता देख जूही ने तुरंत ही अपना फोन उठा लिया। जूही ने फोन उठाकर कहा, रचित। जूही की आवाज सुनते ही रचित ने सीधे कहा, जूही, मैंने अपने कलीग से बात कर ली है, तो मुझे हॉस्पिटल डिटेल्स और अपना वार्ड नंबर भेज दो। मैं थोड़ी देर में बाकी डॉक्टर्स के साथ वहां आता हूँ। रचित की बात सुनकर जूही के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने रचित के साथ सारी डिटेल्स शेयर कर दी और फिर दोनों ने बाय कहकर फोन रख दिया। रचित से बात करने के बाद जूही ने खुद से मन ही मन कहा, जूही, तू अभी बहुत कमजोर है, तू बिना सहारे के खड़ी भी नहीं हो पा रही। ऐसे कैसे चलेगा? आज रचित ऋषि को देखने आएगा, तब तुझे उनके साथ होने की जरूरत है। तू इतनी कमजोर नहीं हो सकती। ना चाहते हुए भी तुझे सोना होगा, अपने गिल्ट और डर का सामना करना होगा। ये सब सोचकर जूही ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर अब भी उसका वही ऋषि से दूर जाने वाला सपना उसे हॉन्ट करने लगा, और जूही ने डर कर अपनी आंखें खोल दी। तब जूही की आंखों में इरिटेशन और दर्द के आंसू छलक आए। जूही इस वक्त सबसे ज्यादा मिस ऋषि को कर रही थी, उसके साथ को और उसके सपोर्ट को। शायद थकान की वजह से या नींद की कमी से, पर कुछ देर बाद ही जूही की आंख लग गई। कुछ समय बाद जब जूही ने आंख मलते हुए अपनी आंखें खोली, तब वार्ड की सभी लाइट्स बंद थी। जूही को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस खिड़की से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जिससे वार्ड में रखी चीजों का अंदाजा लग रहा था। जूही किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपने बेड से उठी और उसने लाइट्स ऑन की। तभी खिड़की से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और जूही कांप गई। जूही फिर धीमे कदमों से अपने बेड पर आकर लेट गई और उसने चादर ओढ़ ली, पर उसने खिड़की नहीं बंद की, क्योंकि ठंडी हवा के होने से उसे महसूस होता कि अभी भी उसके अंदर कुछ एहसास बचे हैं,
अब हर चीज जूही को बस ऋषि की याद दिलाती, यहाँ तक कि ये ठंडी हवाएं भी। जूही बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ये वार्ड भी मेरी जिंदगी की तरह ही है, अनकंफर्टेबल और अंधेरे में डूबा हुआ है, बिल्कुल मेरे मन की तरह, जहां मेरे पास सब कुछ होते हुए भी ऋषि के बगैर मेरी जिंदगी सूनी है। जब ऋषि ठीक था तब वो हमेशा मुझे अपने करीब रखने के बहाने ढूंढता रहता था, पर तब मुझे ऋषि की वार्मथ की कदर नहीं थी। पर आज जब वो मुझसे दूर है तब मेरा दिल बार बार सिर्फ उसी को पुकार रहा है। जूही इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक से उसकी डोर पर किसी ने नॉक किया। जूही ने नॉक की आवाज सुनकर धीमे से कह दिया, कम इन। तब एक मास्क पहने हुए नर्स वार्ड के अंदर आ गई। उसने अपने हाथों में एक ट्रे पकड़ रखा था। जूही को जाकर देख नर्स ने जूही को ग्रीट किया। वो उससे बोली, हेलो मिसेस सिंघानिया, मैं आपकी पर्सनल नर्स हूँ। नर्स के इतना कहने पर जूही ने नर्स को देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। फिर जूही ने नर्स से पूछा, आपको विनय ने मेरे लिए अरेंज किया है? इस पर नर्स ने सिर हाँ में हिलाकर कहा, यस मैम, मैं यहाँ पर 24/7 आपकी देखभाल करने के लिए आई हूँ। इतना कहकर उस नर्स ने अपनी ट्रे में से एक इंजेक्शन उठा लिया और जूही से कहने लगी, मिसेस सिंघानिया, अब आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है, प्लीज कोऑपरेट। इंजेक्शन देखकर जूही सीधे बेड पर लेट गई और उसने अपना हाथ नर्स की तरफ आगे बढ़ा दिया। नर्स ने पहले तो जूही को बड़े ध्यान से देखा। अचानक से बहुत से इमोशंस उस नर्स की आंखों से आकर गुजर गए। फिर उस नर्स ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जूही के हाथ में आईवी ड्रिप चढ़ा दी। अचानक से सुई चुभने के एहसास से जूही ने अपनी मुट्ठी कस ली। फिर एक एक ड्रॉप के साथ न्यूट्रिशन फ्लूइड जूही के शरीर में जाने लगा। नर्स जूही के बगल में ही खड़े होकर जूही को देख रही थी। जूही ने फिर नर्स से धीमे से कहा, सॉरी टू ट्रबल यू। तब नर्स ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये तो मेरा काम है। अपनी बात कहकर नर्स ने ट्रे से एक और इंजेक्शन उठा लिया। दूसरा इंजेक्शन देखकर जूही थोड़ा सरप्राइज्ड हो गई। उसने नर्स से पूछा, मुझे एक और इंजेक्शन लगवाना होगा? इस पर नर्स ने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, हाँ, आपकी बॉडी अभी बहुत वीक है, इसलिए आपको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। नर्स की बात सुनकर जूही ने धीमे से कहा, ओह। और फिर जूही नर्स को इंजेक्शन उठाते हुए और अपने पास आते हुए देखने लगी। जूही को खुद को इतनी ध्यान से देखता देख नर्स ने जूही को एक्सप्लेन किया, इस पर हम डायरेक्टली इंजेक्शन को आईवी ड्रिप में इंजेक्ट कर देंगे। नर्स की बात सुनकर जूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो इंजेक्शन को बड़े ध्यान से देखने लगी। फिर नर्स ने जूही की आंखों के सामने ही उस इंजेक्शन को न्यूट्रिशन सोल्यूशन बॉटल की ओर बढ़ाया। पर इतने में ही परेशान रचित जूही को पुकारता हुआ वार्ड के अंदर आ गया। जूही? किसी और आदमी को अचानक से वार्ड में आता देख नर्स एक पल को अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई। उसके इंजेक्शन वाले हाथ कांप उठे, पर फिर अगले ही पल उस नर्स ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। रचित को देखकर जूही ने चैन की सांस ली। उसने रचित से कहा, रचित, तुम आ गए? रचित जूही के पास आकर उससे ऋषि से रिलेटेड कुछ बात करने ही वाला था, पर तभी रचित की नजर आईवी ड्रिप पर पड़ी तो रचित ने जूही से पूछा, जूही, तुम न्यूट्रिशन इंजेक्शंस ले रही हो? इस पर जूही ने अपना सिर हिलाकर रचित को बताया, हाँ, वो बहुत दिनों से मैंने कुछ भी ठीक से खाया पिया नहीं ना, तो अब ये। जूही की बात सुनकर रचित ने अपना सिर हिला दिया और फिर वो नर्स के हाथ में पकड़े हुए इंजेक्शन को बड़े ध्यान से देखने लगा। रचित मन ही मन खुद से सवाल कर रहा था, ये नर्स जूही को कौन सा इंजेक्शन देने जा रही है? रचित का जूही से सवाल सुनकर नर्स के इंजेक्शन लगाते हुए हाथ कांप उठे। वो मन ही मन खुद से कहने लगी, ये आदमी कौन है? इसने देखते साथ ही बता दिया कि मैंने अभी अभी मिसेस सिंघानिया को न्यूट्रिशन इंजेक्शंस दिया था और अभी मेरे हाथ को ही खो रहा है। कहीं ये इस इंजेक्शन को भी तो नहीं पहचानता। नर्स के दिमाग में इतना ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। नर्स मन ही मन खुद से कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मिसेस सिंघानिया को इंजेक्शन दूं या नहीं? पर अगर नहीं दिया तो वो इंसान, वो वैसे ही मेरी जान ले लेगा। इससे अच्छा तो मैं यही रिस्क ले लूं।
इतना सोचकर उस नर्स ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ इंजेक्शन आईवी ड्रिप में इंजेक्ट कर दिया, पर तभी रचित ने उस नर्स का हाथ पकड़कर उसे जूही के पास से हटा दिया। पर तब तक नर्स ने ऑलरेडी 1/3 सोल्यूशन इंजेक्ट कर दिया था। अब वो धीमे धीमे जूही के शरीर में जा रहा था और अपना असर दिखा रहा था। रचित के इस एक्शन से नर्स शॉक्ड हो गई और उसने इंजेक्शन अपने हाथ के पीछे छुपा लिया। नर्स फटी आंखों से रचित की ओर देखने लगी और उससे कहने लगी, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो। पर अब रचित नहीं रुका। वो गुस्से में नर्स से सवाल करने लगा। उसने पूछा, तुमने जूही को अभी अभी कौन सा इंजेक्शन दिया, बताओ, दिखाओ मुझे इधर। पर नर्स ने रचित के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस कही जा रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब रचित को भी गुस्सा आने लगा था। वैसे तो रचित हमेशा शांत ही रहता था, पर जब बात जूही की होती थी तब रचित का एक अलग ही रूप सामने आता था, चाहे फिर वो जूही के पॉइजन केस की बात हो या तो फिर आज। रचित की नर्स से हाथापाई के चलते नर्स जमीन पर गिर गई, पर रचित अब भी नहीं रुका। उसने नर्स से फिर से पूछा, तुमने जूही को अभी अभी कौन सा इंजेक्शन लगाया, जल्दी बताओ। तब कांपती आवाज में नर्स ने कहा, ये न्यूट्रिशन सोल्यूशन है और कुछ भी नहीं, अब छोड़ो मुझे। भली रचित बिना किसी टेस्ट के ये ना समझ पाया हो कि ये इंजेक्शन किस चीज का था, पर वो इतना जरूर जानता था कि ये इंजेक्शन न्यूट्रिशन का नहीं था। अब भी जब नर्स ने अपना मुंह नहीं खोला तो रचित ने गुस्से में कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम जानती नहीं कि मेरा प्रोफेशन क्या है। तुम्हें जितना झूठ बोलना है तुम बोल सकती हो, पर यह मत समझना कि तुम बच जाओगी। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। पुलिस का नाम सुनकर वो नर्स डर गई। उसे उस इंसान की वार्निंग याद आ गई जिसने उसे ये काम दिया था। उस इंसान ने नर्स से कहा था कि अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें इतना रुपए दूंगी कि तुम्हें सारी उम्र काम नहीं करना पड़ेगा, और अगर तुम इस मिशन के बीच में मारी गई तब भी तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी जगह पर रुपए मिलेगा। पर अगर तुमने हमें धोखा देने का सोचा भी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों का मैं वो हाल करूंगी कि तुम्हें अपने जिंदा होने पर अफसोस होगा। ये सब याद आते ही नर्स का शरीर ठंडा पड़ गया। वो मन ही मन खुद से कहने लगी, नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। मिसेस जूही की बहुत पहचान है। एक बार मैं अंदर गई तो ये लोग कुछ भी करके मुझसे सच जाने की कोशिश करेंगे, और अगर मैंने सच बोल दिया तो वो इंसान मेरे परिवार को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नर्स अपना सिर हिलाकर सोच रही थी, नहीं, मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकती, क्या करूं। नर्स के डरे हुए एक्सप्रेशंस देखकर रचित को लगा कि नर्स पुलिस के नाम से डर गई है, तो रचित ने नर्स से आगे कहा, हाँ, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, वरना जल्दी से बता दो कि इस इंजेक्शन में क्या है। रचित की बात सुनकर नर्स ने कहा, ठीक है, मैं सच सच बताती हूँ कि इस इंजेक्शन में क्या है, पर पहले तुम मुझे छोड़ो, मैं कहीं नहीं भागूंगी। नर्स की बात सुनकर रचित ने सरकास्टिकली कहा, छोड़ू? कभी नहीं, और तुम अभी इस पोजीशन में नहीं कि मुझसे बार्गेनिंग कर सको। जल्दी बोलो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल लगा रहा हूँ। पर नर्स अब रोते हुए रचित से गिड़गिड़ाने लगी। वो बोली, नहीं प्लीज, मैं कहीं नहीं भागूंगी, आई प्रॉमिस, बट प्लीज मुझे छोड़ दो। नर्स की बात सुनकर रचित ने कहा, छोड़ दूं? कभी नहीं। तुमने जूही को नुकसान पहुंचाया है, तुम फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगी। जूही का नाम लेते ही रचित को जूही का ख्याल आया। रचित का अब तक पूरा ध्यान सिर्फ नर्स को पकड़ने में था, तो उसका ध्यान जूही पर गया ही नहीं। पर अब जब रचित ने घबरा कर जूही की ओर देखा तो जूही की हालत देखकर रचित एक पल को अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। ऐसा रचित ने क्या देखा कि वो सुन ही पड़ गया। क्या नर्स अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी? क्या रचित वक्त रहते जूही को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जूही को वार्ड में छोड़ दिया था और वो खुद इशिका सिंघानिया के कहने पर सिंघानिया कॉर्पोरेशन के लिए निकल गई थी। नैना के जाने के बाद जूही की आंख लग गई थी, और जब उसकी आंख खुली तब तक अंधेरा हो चुका था। जूही के जागने के बाद एक नर्स अंदर आई और वो जूही को आईवी ड्रिप चढ़ाने लगी। जब नर्स जूही को दूसरा इंजेक्शन लगाने वाली थी तभी वहां रचित आ गया। उसे इंजेक्शन देखकर कुछ शक हुआ तो रचित ने नर्स को रोकने की कोशिश की, पर तब तक उस नर्स ने 1/3 सोल्यूशन ऑलरेडी जूही को लगा दिया था।
रचित का पूरा ध्यान उस नर्स को पकड़ने में था तो उसने जूही पर ध्यान नहीं दिया, और जब दिया तो रचित शॉक्ड होकर अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। रचित ने देखा कि जूही तड़प रही थी, उसे सांस नहीं आ रही थी और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर कह नहीं पा रही थी। रचित घबराकर जूही को पुकारने लगा, जूही, जूही। जूही गहरी गहरी सांसें लेकर कहने की कोशिश कर रही थी, रचित। जूही को चक्कर आ रहे थे, उसका आंख खोलना मुश्किल हो रहा था। उसे अपने पूरे शरीर में जोरों का दर्द महसूस हो रहा था, स्पेशली अपने जॉइंट्स में। जूही को दर्द बहुत पहले से महसूस होने लगा था, पर वो दर्द के कारण कुछ कह नहीं पा रही थी, और रचित का भी पूरा ध्यान सिर्फ नर्स पर था, तो वो भी जूही की पुकार सुनने में नाकामयाब रहा था। रचित ने जल्दी से आगे बढ़कर जूही को उठा लिया और घबरा कर उससे पूछने लगा, जूही, जूही क्या हुआ तुम्हें? जूही ने किसी तरह रचित से कहा, हर्ट्स, इट हर्ट्स। जब रचित जूही को संभालने के लिए उसकी ओर भागा तब नर्स भी मौका देकर जल्दी से जमीन से उठ खड़ी हुई थी, पर वो वहां से भागी नहीं, बल्कि नर्स मन ही मन सोचने लगी, मैं क्या करूं? इन लोगों ने मुझे पहचान लिया है, ये मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाकर अंदर कर देंगे और फिर इनमें से कोई भी मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं भाग भी गई यहाँ से तो मिस्टर विनय मुझे पकड़ ही लेंगे। मिस्टर ऋषि सिंघानिया उठ गए तो वो तो मुझे नहीं, और वो इंसान भी तो है जिसने मुझे मिसेस सिंघानिया को मारने का काम दिया था, वो तो मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। मेरे बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। फिर एक गहरी सांस लेकर नर्स ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब मुझे जो भी हो जाए पर मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सोचकर नर्स ने खिड़की की ओर बड़े ध्यान से देखा। अब तक बाहर घना अंधेरा हो चुका था। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज चीख ने सभी के दिलों को दहला दिया। उस नर्स ने जूही के वार्ड में बनी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अचानक से नर्स की लाश जमीन पर देखकर पेशेंट्स और स्टाफ चीख पड़े। हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर अफरा तफरी मच गई। जूही और रचित भी दिल दहलाने वाली चीख सुनकर एक पल को शॉक्ड हो गए, पर जूही की अभी खुद ही हालत खराब थी, वो दूसरों के बारे में क्या ही सोच पाती। तभी रचित ने देखा कि जूही की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी, तो इनिशियल शॉक के बाद रचित ने भी नर्स की सुसाइड पर ध्यान नहीं दिया। उसने मन ही मन खुद से कहा, नर्स की मौत से मुझे क्या, मुझे तो जूही को बचाना है। फिर रचित ने जूही को अपनी गोद में उठा लिया और उससे कहने लगा, जूही, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, ओके? जूही ने इस पर अपना सिर हाँ में हिला दिया। रचित वार्ड से जाने से पहले मेडिकेशन और इंजेक्शन साथ में ले जाना नहीं भूला। जूही ने अनकॉन्शियसली रचित की शर्ट पकड़ ली और बड़बड़ाने लगी, रचित, इट हर्ट्स। जूही की हालत देखकर रचित ने उसे संभालने की कोशिश की। वो जूही से कह रहा था, जूही तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पता नहीं ये कहकर रचित जूही को दिलासा दे रहा था या खुद को। जूही की हालत देखकर रचित की आंखें भी नम होने लगी थी। वो पहली बार इस हॉस्पिटल में आया था, उसे खुद भी नहीं पता था कि कहा क्या था, और घबराहट में उसे कुछ ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था। रचित जूही को गोद में लिए हुए ही एक के बाद एक दरवाजा खोल रहा था, पर किसी में भी कोई डॉक्टर नहीं था, बस सब पेशेंट्स ही थे। तब कुछ देर बाद रचित को ध्यान आया कि जूही वीआईपी वार्ड में एडमिट थी, तो उसके आसपास भी सभी सिर्फ वार्ड ही होंगे। तो अब रचित ने और दरवाजे नहीं खोले। वो जूही को गोद में लिए हुए ही चीखा, हेल्प, इमरजेंसी, हेल्प। पर वहां रचित के आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं था, यहाँ तक कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के कोई भी इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। हर बीतते पल के साथ जूही की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। जूही ने आखिर में थक कर रचित से कहा, रचित, मैं थोड़ा आराम कर लूं, आराम। जूही की इस बात पर रचित ने चीख कर कहा, नहीं जूही प्लीज, तुम अपनी आंखें मत बंद करना, बस डॉक्टर मिल ही गया, वो अभी तुम्हें ठीक कर देगा। पर अब जूही पर खुद का काबू नहीं रह गया था। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। ये देखकर रचित के भी इरिटेशन और हेल्पलेसनेस के आंसू बह गए। रचित खुद से कह रहा था, मैंने अपने डॉक्टर के करियर में अनगिनत लोगों की जान बचाई, पर आज जब मैं सबसे ज्यादा किसी की जान बचाना चाहता हूं तब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। क्यों? तभी एक डॉक्टर नर्स के साथ राउंड पर निकले थे, और वो पहले तो रचित की चीख सुनकर शॉक्ड हो गए, पर फिर वो डॉक्टर तुरंत ही नर्स के साथ रचित की ओर भागे। दूसरी तरफ सिंघानिया कॉर्पोरेशन में
अभी अभी मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को बताया था कि उनके आदमी जूही को मारने में एक और बार नाकामयाब हो गए थे। मिसेस चंद्रा की इस खबर को सुनकर इशिका सिंघानिया को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने सामने टेबल पर रखे सभी डॉक्यूमेंट्स को जमीन पर फेंक दिया। वो अपनी चेयर से उठकर चीखने लगी, सब के सब निकम्मे हैं, एक मामूली सी लड़की को नहीं खत्म कर पा रहे हैं। तब मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को बताया कि मैडम, वो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐन वक्त पर डॉक्टर रचित वहां आकर मिस जूही को बचा लेंगे। रचित का नाम सुनकर इशिका सिंघानिया का पारा और भी गर्म होने लगा। वो चिल्लाकर बोली, ये सब हो क्या रहा है? कभी आशीष आ जाता है तो कभी वो डॉक्टर रचित, और दोनों ने आकर जूही को बचा लिया। तब तुम लोग क्या कर रहे थे? तुमने उनको रोका क्यों नहीं? क्यों? फिर इशिका सिंघानिया ने कहा, क्यों क्यों? चिल्लाते हुए सारे केबिन में तोड़ फोड़ वो मचाने लगी। इशिका सिंघानिया को ऐसे देखकर मिसेस चंद्रा ने अपना सिर झुकाकर अपनी गलती मानना ही ठीक समझा। वो बोली, आई एम सॉरी मैडम। मिसेस चंद्रा को यूं देखकर इशिका सिंघानिया ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से पूछा, वैसे वो डॉक्टर वहां कर क्या रहा था? इशिका सिंघानिया को सोच सोच कर ही इतना गुस्सा आ रहा था कि उनका मन हुआ कि वो किसी की जान ले ले। इशिका सिंघानिया ने खुद से कहा, ये जूही पता नहीं क्या किस्मत लिखवा कर आई है, मरती ही नहीं। जितना डिफिकल्ट इस बेवकूफ जूही से डील करना हो रहा है, उतना तो कभी नेहा से भी नहीं हुआ था। इस पर मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को बताया, मैडम, मिस जूही ने ही डॉक्टर रचित को बुलाया था। वो चाहती थी कि डॉक्टर रचित भी एक बार आकर ऋषि सर को देख ले। इसी सिलसिले में डॉक्टर रचित अपने कलीग्स के साथ हॉस्पिटल आए थे, पर क्योंकि मिस जूही वीक थी तो वो इस बारे में किसी को कुछ भी बताना भूल गई। तो हमारे बॉडीगार्ड्स ने उन डॉक्टर्स को ऋषि सर के वार्ड में नहीं जाने दिया और डॉक्टर रचित इसी बारे में बात करने मिस जूही के वार्ड में गए थे। और इत्तेफाक से उसी वक्त हमारी भेजी हुई नर्स मिस जूही का काम तमाम कर रही थी, पर डॉक्टर रचित के वहां आने से पूरा प्लान पर पानी फिर गया। मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को सारी बात बताने के बाद मन ही मन सोचा, ये सब इत्तेफाक है या भगवान का कोई खेल? मैडम ने ऋषि सर के पीछे ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, उन्हें मौत की घाट उतारा है। तो क्या आज ये मैडम को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, जो उनकी जिंदगी में मिस जूही ने कदम रखा और उनसे ऋषि सर को छीन लिया? मिसेस चंद्रा जहां इशिका सिंघानिया के पाप गिन रही थी और सोच रही थी कि कहीं उनके मैडम के पापों का घड़ा भर तो नहीं गया, वहीं इशिका सिंघानिया चीख कर बोली, क्या खास है उस जूही में? क्यों ऋषि उस 2 कौड़ी की लड़की को पसंद करता है? क्यों आशीष और रचित ने उसे बचाया? क्यों? मुझे जवाब चाहिए। मगर फिर अगले ही पल इशिका सिंघानिया ने खुद ही कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस इस जूही नाम की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मिसेस चंद्रा, आप कुछ भी करिए कैसे भी, पर इस बार जूही बचनी नहीं चाहिए। इस पर मिसेस चंद्रा ने कहा, मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, वरना फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि डॉक्टर रचित ने आकर मिस जूही को बचा लिया, पर फिर भी कुछ पॉइजन मिस जूही की बॉडी में चला गया था, जिस वजह से मिस जूही अब भी कोमा में है और किसी को नहीं पता कि उन्हें कब तक होश आएगा। पर मिसेस चंद्रा की बात सुनने के बाद भी इशिका सिंघानिया को चैन नहीं पड़ा। वो बोली, नहीं, जब तक वो चुड़ैल जूही जिंदा है मुझे चैन नहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर इशिका सिंघानिया ने कहा, उस जूही को तो मरना होगा, और ऐसे कि ऋषि भी उसे पहचानने से इनकार कर दे। इसके बाद इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा को पुकारते हुए कहा, मिसेस चंद्रा। इशिका सिंघानिया के बुलाने पर मिसेस चंद्रा ने किसी सोल्जर की तरह कहा, जी मैडम। तब इशिका सिंघानिया ने थोड़ा सोचकर कहा, मिसेस चंद्रा, जूही अभी बेहोश है, यह अच्छा मौका है, जाओ किसी को ढूंढो और इस बार मुझे जूही की मौत की खबर ही मिलनी चाहिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। इशिका सिंघानिया की इस बात को सुनकर मिसेस चंद्रा ने कहा, मैडम। मिसेस चंद्रा को झिझकता देख इशिका सिंघानिया ने उनसे पूछा, क्या हुआ मिसेस चंद्रा, कोई दिक्कत? इशिका सिंघानिया के पूछने पर मिसेस चंद्रा ने कहा, मैडम, मिस जूही तो अभी बेहोश है, पर अब उन्हें मारना पहले से भी मुश्किल हो गया है। इस पर इशिका सिंघानिया ने पूछा, क्यों?
तब मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को बताया, मैडम, जब से सबको ये पता चला है कि किसी ने मिस जूही को जान से मारने की कोशिश की, तब से ही असिस्टेंट विनय ने मिस जूही की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है। अब डॉक्टर रचित और सेक्रेटरी नैना के अलावा कोई भी उनके वार्ड में नहीं आ जा सकता। इस पर इशिका सिंघानिया ने गुस्से से कहा, डॉक्टर और नर्सेस तो आ जा सकते हैं ना, उनका क्या? उन्हें ब्राइब दो, जो करना है करो, पर उस जूही को इस दुनिया से उठाओ। इशिका सिंघानिया की ऐसी बातें सुनकर मिसेस चंद्रा का भी सिर चकराने लगता था। उन्होंने मन ही मन खुद से कहा, हे भगवान, अब मैं मैडम को कैसे समझाऊं? इन्हें तो अपने गुस्से और जलन के सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। फिर एक गहरी सांस लेकर मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को समझाने की कोशिश की। वो बोली, मैडम, अभी अभी उस नर्स ने सुसाइड किया है जिसको हमने भेजा था। सभी को पता है कि किसी ने मिस जूही पर जानलेवा हमला करवाया था। ऐसे में सब डॉक्टर और नर्स जानते हैं कि पहला शक उनके ऊपर ही जाएगा। ऐसे में पहले तो कोई हमारे काम के लिए तैयार नहीं होगा, और दूसरा, इसमें हमारे पकड़े जाने का खतरा भी बहुत है। मिसेस चंद्रा की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने उनसे पूछा, तो आपके कहने का यह मतलब है कि हम जूही को छू भी नहीं सकते? क्या अब इशिका सिंघानिया कुछ वक्त के लिए शांत बैठ जाएंगी, या वो जूही को नुकसान पहुंचाने की कोई नई तरकीब सोचेंगी? आखिर और क्या नए मोड़ आने वाले हैं जूही और ऋषि की इस रिस्क वाली लव स्टोरी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। इशिका सिंघानिया ने जूही को जान से मारने की तमाम कोशिशें की, पर हर बार नाकामयाबी ही उनके हाथ लगी। पहली बार आशीष ने अनजाने में आकर जूही को बचा लिया था, और दूसरी बार तो इशिका सिंघानिया ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि इस बार कोई भी उनके रास्ते में ना आ पाए, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इशिका सिंघानिया ने काम के बहाने विनय और नैना को सिंघानिया कॉर्पोरेशन भेज दिया। उन्होंने जूही को एकदम अकेला कर दिया कि कोई भी उसकी मदद को ना आ सके। विनय ने जूही के लिए जिन बॉडीगार्ड्स को रखा था, मिसेस चंद्रा ने उन्हें भी किसी बहाने से इधर उधर भेज दिया था। पर फिर भी ऐन वक्त पर जब इशिका सिंघानिया की भेजी हुई नर्स जूही को मारने ही वाली थी, तभी वहां रचित आ गया और उसने जूही को बचा लिया। इशिका सिंघानिया के खौफ से उस नर्स ने कूद कर अपनी जान दे दी। जूही इन सबके बाद भी मरी तो नहीं, पर कोमा में जरूर चली गई। इसीलिए तो कहते हैं, जाको राके साइया मार सके ना कोई। और कहीं ना कहीं मिसेस चंद्रा को इस बात पर यकीन होने लगा था। मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को बताया था कि विनय ने जूही की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है, तो जूही को अभी नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं होगा। इस पर इशिका सिंघानिया ने गुस्से में मिसेस चंद्रा से पूछा, तो क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? क्या आप मुझे उस जूही को बर्दाश्त करना होगा? मिसेस चंद्रा ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैडम, आई एम सॉरी, पर अभी तो यही लगता है। मिसेस चंद्रा के इतना कहते ही इशिका सिंघानिया पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। अपने केबिन का बचा हुआ सामान भी जमीन पर फेंकने लगी। वो चीख रही थी, दफा हो जाओ, सबके सब दफा हो जाओ। आ! इस वक्त इशिका सिंघानिया बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रही थी। उनके पास सब कुछ था, पर जिसकी चाहत उन्हें सबसे ज्यादा थी, वो ही उनसे सबसे ज्यादा दूर था, और जिसे वो मारना चाहती थी, उसे भी रास्ते से नहीं हटा पा रही थी। तो इशिका सिंघानिया की हेल्पलेसनेस ने गुस्से और नफरत का रूप ले लिया था। वो चीख कर कह रही थी, क्या फायदा इस दौलत का जब ये मेरे किसी काम ना आ सके? उस 2 टके की जूही की क्या औकात कि वो मुझे इस कदर परेशान करे, पर आज वो चुड़ैल मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है। इतनी नफरत आज से पहले मुझे सिर्फ उस शिव सिंघानिया से हुई थी, पर आज इस जूही की बच्ची ने तो मेरी बर्दाश्त करने की सारी हदें ही पार कर दी। इशिका सिंघानिया को इस हालत में देखकर मिसेस चंद्रा को उनकी फिक्र होने लगी। उन्हें डर था कि कहीं इशिका सिंघानिया का चेस्ट पेन वापस से ना शुरू हो जाए, मगर फिर भी मिसेस चंद्रा ने आगे बढ़कर इशिका सिंघानिया को रोकने की कोशिश नहीं की। मिसेस चंद्रा ने मन ही मन सोचा, मैं अभी मैडम को रोक भी नहीं सकती कि कहीं मैं रोकने जाऊं और मैडम शांत होने की जगह और भड़क जाए। अभी कुछ देर मेरा मैडम को अकेले छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ये सब सोचकर मिसेस चंद्रा पीछे मुड़ी और इशिका सिंघानिया के केबिन से बाहर जाने के लिए उन्होंने दरवाजा खोला, पर वो दरवाजा खोलते ही चौंक गई। सामने खड़े आदमी ने मिसेस चंद्रा को गुस्से से देखा और वो बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ?
इशिका सिंघानिया के केबिन के बाहर और कोई नहीं बल्कि शिव सिंघानिया खड़े थे। शिव सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से पूछा, इशिका कहाँ है? मिसेस चंद्रा ने शिव सिंघानिया के सामने खड़े होकर कहा, मिस्टर सिंघानिया मैडम, वो उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो अभी आपका उनसे मिलना ठीक नहीं रहेगा। शिव सिंघानिया मिसेस चंद्रा से बात करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने बिना मिसेस सिंघानिया से कुछ कहे ही अंदर केबिन में आने का ट्राई किया। मगर मिसेस चंद्रा शिव सिंघानिया के ऐसे किसी मूव के लिए तैयार थी, तो जैसे ही शिव सिंघानिया ने अपने कदम बढ़ाए वैसे ही मिसेस चंद्रा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। पर अब इस बार की टोका टाकी से परेशान होकर शिव सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से मुंह से बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मिसेस चंद्रा को सीधे धक्का दिया और वो अंदर इशिका सिंघानिया के केबिन में आ गए। जब तक मिसेस चंद्रा ने खुद को संभाला तब तक शिव सिंघानिया अंदर केबिन में जा चुके थे। मिसेस चंद्रा फिर भागकर इशिका सिंघानिया को पुकारते हुए शिव सिंघानिया के पीछे अंदर आ गई। इशिका सिंघानिया अब तक गुस्सा करके चीख चिल्लाकर थक चुकी थी, तो वो अब आंख बंद करके अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। अपने आसपास हलचल सुनकर इशिका सिंघानिया ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने शिव सिंघानिया को अपने सामने खड़ा पाया। शिव सिंघानिया को देखते ही इशिका सिंघानिया के चेहरे से थकान बिल्कुल चली गई और उसकी जगह चिढ़ और गुस्सा आ गया। इशिका सिंघानिया के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर शिव सिंघानिया को एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिला। वो इशिका सिंघानिया के केबिन में आकर ऐसे बैठा जैसे वो उनका खुद का हो। पर शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को देखकर मुस्कुरा दिया। शिव सिंघानिया के मुस्कान देखकर इशिका सिंघानिया को नौसिया सा फील होने लगा। उन्होंने मन ही मन खुद से कहा, ये यहां से वापस से क्या करने आया है? चाहे इशिका सिंघानिया ने सवाल भले ही किया हो, पर वो उसका जवाब बखूबी जानती थी। जब से ऋषि कोमा में गया था और इशिका सिंघानिया ने वापस से ऑफिस आना शुरू किया था, तब से ही ये शिव सिंघानिया का डेली रूटीन बन गया था और इशिका सिंघानिया चाहकर भी शिव सिंघानिया के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया के करीब जाकर कहा, क्या हुआ? तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं लग रही? शिव सिंघानिया ने अपनी बात कहकर इशिका सिंघानिया की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया और उनका माथा छूकर बोला, अरे फीवर तो नहीं लग रहा। शिव सिंघानिया के हाथ लगाते ही इशिका सिंघानिया डिस्गस्टिंग फील करने लगी और पीछे की ओर हट गई। पर इशिका सिंघानिया के इस रिजेक्शन से शिव सिंघानिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसकर आराम से कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गए। इशिका सिंघानिया को शिव सिंघानिया की मौजूदगी सहन नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शिव सिंघानिया से पूछा, तुम यहां वापस से क्या कर रहे हो? इशिका सिंघानिया के सवाल पर शिव सिंघानिया ने अपने होंठों को छूकर कहा, इशिका, ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि खुद से पूछना चाहिए और इसका जवाब तुमसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता। शिव सिंघानिया की बात सुनकर इशिका सिंघानिया गुस्से से लाल हो गई। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहां से। इशिका सिंघानिया का ये रवैया देखकर शिव सिंघानिया के मुस्कुराते हुए चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई। उन्होंने इशिका सिंघानिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, इशिका, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूं। शिव सिंघानिया की पकड़ की वजह से इशिका सिंघानिया को अपने हाथ में दर्द महसूस हो रहा था। उन्होंने शिव सिंघानिया से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब रही। हार कर इशिका सिंघानिया ने शिव सिंघानिया से कहा, छोड़ो मुझे, लीव माय हैंड। इस पर शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को छोड़ने की जगह उन्हें और कसकर पकड़ लिया। फिर उनके करीब जाकर शिव सिंघानिया ने कहा, इशिका, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को अपनी बाहों में भर लिया। ये सब देखकर अब मिसेस चंद्रा से रहा नहीं गया, तो वो भागकर इशिका सिंघानिया के पास आकर खड़ी हो गई और शिव सिंघानिया को हटाने की कोशिश करने लगी। इस इंटरप्शन से परेशान होकर शिव सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। मिसेस चंद्रा को ऐसी हालत में देखकर इशिका सिंघानिया की आंखें फटी रह गई। वो शिव सिंघानिया पर चीख पड़ी, शिव, अपनी हद पार मत करो। इसके बाद इशिका सिंघानिया आगे बढ़कर मिसेस चंद्रा की मदद करना चाहती थी,
पर शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को छोड़ा ही नहीं, उल्टा अपनी ओर खींच लिया और कसकर पकड़ लिया। फिर शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया से कहा, इस कबाब में हड्डी को बाहर जाने के लिए कहो, वरना वो ऐसा बहुत कुछ देख लेगी जो उसे नहीं देखना चाहिए। वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट शायद तुम्हें पड़े। शिव सिंघानिया की बात सुनकर पहले तो इशिका सिंघानिया ने उन्हें घूरा, पर वो जानती थी कि हर बार की तरह इस बार भी वही होगा जो शिव सिंघानिया चाहता है, तो रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं था। ये सोचकर अपनी किस्मत से समझौता करके इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से कहा, मिसेस चंद्रा, आप बाहर जाइए। इशिका सिंघानिया के कहने पर भी मिसेस चंद्रा एकदम से बाहर नहीं गई। उन्होंने कहा, पर मैडम। इशिका सिंघानिया वैसे ही बहुत इरिटेटेड और हेल्पलेस महसूस कर रही थी। ऐसे में मिसेस चंद्रा की बात सुनकर इशिका सिंघानिया चीख पड़ी। वो बोली, गेट आउट, सुनाई नहीं देता आपको? इस बार मिसेस चंद्रा ने अपना सिर झुका लिया और दुखी होकर कहा, जी मैडम। केबिन से निकलते वक्त मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया की आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देखा। इसके बाद उन्होंने हार कर एक गहरी सांस ली और शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। केबिन का डोर बंद होते ही इशिका सिंघानिया ने शिव सिंघानिया से पूछा, तुम जब तब मेरे केबिन में चले आते हो, जैसे चाहे मुझे ट्रीट करते हो, तुम्हें डर नहीं कि आशीष को तुम्हारे इस घिनौने रूप के बारे में पता लग जाएगा? इशिका सिंघानिया के सवाल पर शिव सिंघानिया ने जवाब में कहा, डर है, क्यों नहीं है। आशीष और शिव सिंघानिया का बॉन्ड हमेशा से मजबूत रहा है। आशीष के सामने और उसके लिए शिव सिंघानिया हमेशा ही एक लविंग हस्बैंड और केयरिंग फादर थे। शिव सिंघानिया ने अपना ये घिनौना रूप हमेशा ही अपने परिवार से छुपा कर रखा था। शिव सिंघानिया की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने फिर उनसे कहा, अगर तुम्हें डर है तो ये पागलों वाली हरकतें क्यों करते हो? तुम्हें डर नहीं कि अगर एक दिन आशीष को पता चला तो गजब हो जाएगा? इशिका सिंघानिया के सवाल पर शिव सिंघानिया ने खुद से कहा, आशीष को पता चला तो वो जरूर टूट जाएगा, पर मैं क्या करूं? इशिका है ही इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव। पर शिव सिंघानिया ने हंसकर इशिका सिंघानिया से बस इतना ही कहा, मैं तो किसी तरह अपने बेटे को समझा लूंगा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि किसी दिन ऋषि को अगर पता चल गया तो क्या होगा। इतना कहकर शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया का गला पकड़कर कहा, इशिका, तुम प्लान बनाने में, साजिशें करने में मुझसे 10 कदम आगे हो, पर इतने सालों में तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई कि ऋषि तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो तुम्हें एक औरत की तरह कभी नहीं देखेगा जैसे मैं देखता हूं। शिव सिंघानिया की इस बात ने इशिका सिंघानिया को वहां चोट पहुंचाई जहां उन्हें सबसे ज्यादा दुखता था। तो इशिका सिंघानिया बौखला उठी। वो चीख कर शिव सिंघानिया से बोली, शट अप, चुप हो जाओ। इशिका सिंघानिया को यूं देखकर शिव सिंघानिया ने सरकास्टिकली कहा, इशिका, तुम क्यों एक लड़के के पीछे इतनी पागल हो रही हो? तब इशिका सिंघानिया ने चीख कर कहा, सो व्हाट, मैं ऋषि के लिए जान भी दे सकती हूं। फिर इशिका सिंघानिया ने शिव सिंघानिया की आंखों में देखकर कहा, और तुम हमेशा मेरी नजरों में सबसे वाहियात इंसान रहोगे। इशिका सिंघानिया को ऋषि की इतनी परवाह करता देख अब फाइनली शिव सिंघानिया को भी गुस्सा आ गया। वो जोर से बोला, चिल्लाओ मत। इतना कहकर शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को जमीन पर पटक दिया और खुद भी उनके ऊपर लेट गए। इशिका सिंघानिया ने कुछ देर पहले ही केबिन में तोड़फोड़ मचाई थी, तो जमीन पर लेटने पर कुछ तो इशिका सिंघानिया की पीठ पर चुप गया और वो दर्द से कर्राह उठी। पर शिव सिंघानिया ने अपने पागलपन में इशिका सिंघानिया के दर्द को नजरअंदाज कर दिया। इस वक्त शिव सिंघानिया का पूरा ध्यान बस इशिका सिंघानिया को हासिल करने में था। अपनी नीड्स पूरी करने के बाद शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया से कहा, इशिका, याद रखना कि तुम्हें किसने जीता है। ये मैं हूं, शिव सिंघानिया, और फ्यूचर में भी तुम मेरी ही रहोगी। शिव सिंघानिया का ये पागलपन कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा। अब इशिका सिंघानिया का अगला कदम क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।